अरे है ना, इधर जगह है ना। याद है लास्ट लेक्चर का कुछ या भूल गए? ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा भूल गए। अगर ऐसा है तो फिर रॉन्ग कोर्स। समझ में आया ना? तो डिसीजन एक बार रीथिंक करो, सोचो। अगर पूरा भूल गए हो, यू शुड रीथिंक। इक्वेशंस किसी को याद है? हाँ बोलो। Offer plus acceptance equals to promise. ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाओ। एक तो थर्ड से फर्स्ट पे आओ या तो फर्स्ट से थर्ड पे जाओ। बीच में कोई भी स्टेप करोगे ना तो अभी राइट जाएगा, लेकिन वो फ्लो मेंटेन नहीं रहेगा, वो सीक्वेंस चाहिए। Agreement plus agreement equals to बाहर करने पे फोकस मत करो, पहले समझने पे फोकस करो। लॉजिकली जाओ फिर बाद में बाहर करो, याद तो रखना ही पड़ेगा। हाँ यस Sir, offer plus acceptance is promises, and promises plus consideration is agreement, and agreement plus enforceable by law is a contract. आता होगा, लेकिन तुम लोग ज्यादा बाहर पे फोकस मत करो, सच में बोल रहा हूँ। बिकॉज अगर ज्यादा बाहर करने पे फोकस करोगे तो ऐसा हो सकता है कि पेपर के टाइम पर ब्लैंक हो जाओ एक आध दो आंसर में। ऐसा सबको कभी ना कभी एक्सपीरियंस है कि एक आध आंसर में एटलीस्ट ब्लैंक हो गए। तो जितना लॉजिकली जाओगे ना उतना वो भी थोड़ा रिस्क होता है भूलने का, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ब्लैंक हो गए। एक दो पॉइंट रह सकते हैं अगर लॉजिकली जाओगे। समझ में आ रहा है? तो पहले लॉजिकली कन्विंस हो जाओ कॉन्सेप्ट में, फिर बाहर करो, वो याद भी इजीली रहेगा। अब जितना सीक्वेंशियली जाओगे उतना ज्यादा याद रहेगा, नहीं तो थोड़ा सोचना पड़ता है ज्यादा। पहला स्टेप क्या था, तो या तो थर्ड से फर्स्ट स्टेप जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। फिर प्रॉमिस क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फिर कंसिडरेशन का मीनिंग बोला था, इक्वेशन तो है नहीं उसमें, समथिंग इन बिटवीन। और एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब सिंपल वर्ड्स में कोर्ट में केस फाइल हो सकता है। इम्प्लीमेंटेबल बाय लॉ कि सामने वाला बंदा काम ही नहीं कर रहा है तो भाई कोर्ट में जाए और उसको काम करने के लिए मजबूर हो। पेमेंट ही नहीं कर रहा है, यूजुअली पेमेंट रिलेटेड होगा, सूद। कोर्ट में जाके सूद फाइल कर सकते हैं, पे सर्टेन सम जो भी डिसाइड होगा। क्लियर? एनी डाउट? नहीं? फिर उसके बाद कंडीशंस देखे थे, अगर तुमको याद होगा तो। कंडीशंस याद है किसी? एक आध दूसरा Performance of टू पार्टीज होने चाहिए। पार्टीज के नाम याद है? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसरी। अच्छा, ऐसा जरूरी है कि ऑफरर ही प्रॉमिसर हो? नहीं, इंस्टीट्यूट ने बोला है, पर तुम सेम स्टेटमेंट करना। तुम ऐसा नहीं लिखना कि प्रॉमिसर ऑफरर भी हो सकता है, ऑफर भी हो सकता है। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखो कि कोई भी बंदा प्रॉमिसर प्रॉमिसर हो सकता है। इट इज तुम कैसे देख रहे हो। तो मैंने अगर चॉपर का एग्जांपल दिया था तो वहां पे बोला था कि चॉपर के केस में मैं डिलीवर करने वाला हूँ तो मैं प्रॉमिसर हूँ, तो वो प्रॉमिस ही है। अब कैश के केस में ये प्रॉमिसर है, मैं प्रॉमिस। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि सेलर ने ऑफर नहीं दिया, बायर ने ऑफर दिया कि मैं आपका चॉपर खरीदना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूट का किधर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट में इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक्स किए, हमको वो मिस्टेक पेपर में नहीं करना। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी या कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं जाएगा अपनी तरफ से पेपर में जिससे चौकड़ी हो। लेकिन अगर कोई बंदा मॉड्यूल को सीरियसली नहीं लेता, बल्कि लॉ को सीरियसली लेता है, तो वो बंदा ये एक्सपेक्ट करेगा कि तुम जो मॉड्यूल में मिस्टेक्स है उनको रेक्टिफाई करके आंसर दो। है 3-4 जगह पे है, प्रॉपर है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। प्रिंटिंग मिस्टेक अलग चीज होती है,
यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एरर है, तो हमको पेपर में वो एरर नहीं चाहिए। वो बोर्ड्स का वगैरह अलग रहता है, रॉन्ग लिखा है तो भी बोर्ड का बुक में दिया है वही लिखना पड़ेगा, वो अलग चीज है, यहाँ पे अलग। चल, दो पार्टीज प्रॉमिसर प्रॉमिसी, और कुछ याद है? So possibility of performance. पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो इम्पॉसिबल है उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। Whichever act, जो एक्ट के लिए तुमने ट्रांजैक्शन किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो एक्ट क्या होना चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए। If it is impossible, it is not a contract. और कुछ? So valid communication on and object. कम्युनिकेशन होना चाहिए मेरे को। कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट? ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए बराबर है, लेकिन क्या होना चाहिए उसका? कम्युनिकेशन। सिर्फ ऑफर दिया, सामने वाले ने सुना नहीं, तो क्या फायदा? एक्सेप्टेंस दिया लेकिन मैंने सुना नहीं, क्या फायदा? व्हाट इज कम्युनिकेशन? सुनना भी जरूरी और समझना चाहिए। मैंने बोला तमिल में ऑफर दिया, इसको नहीं आती तो क्या फायदा? अरे सर समझने तो आने चाहिए। अच्छा, वर्ड्स की जरूरत है? नहीं। एक्शन से करोगे तो भी चलेगा, साइन लैंग्वेज यूज करोगे तो भी चलेगा, बट सामने वाले को समझ में आना चाहिए। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, मैं बाद में भी एग्जांपल रिपीट करूंगा, शू पॉलिश वाला बंदा बैठता है, होता है, कभी शू पॉलिश वगैरह अगर करवाया होगा तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑब्वियस है वो जिस काम के लिए बैठा वही काम करेगा। हाँ, कुछ स्पेशल चीज करवानी है तो तुमको बताना पड़ेगा कि भाई सोल फिट करवा और कुछ करवा, नहीं तो अदरवाइज सीधा पैर रख दोगे वो काम कर देगा, फिर तुम उसको पैसे दे दोगे, बात खत्म। यहाँ पे कुछ डायलॉग्स हो नहीं हुए, क्या डायलॉग्स की जरूरत है? नहीं। ये भी बात अच्छे से समझ लो, वर्ड्स होना जरूरी नहीं है, रिटर्न ओरल तो दूर की बात, वर्ड्स की भी कभी कभार जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया? ओके, क्लियर? unlawful consideration है। अनलॉफुल या लॉफुल? Lawful. होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं चाहिए। गुड। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होगा, दोनों में फर्क समझ में आ गया? एग्रीमेंट ही अगर इलीगल चीज का है तो उसको बोलेंगे अनलॉफुल, अनलॉफुल कंसिडरेशन, एक साइड ही अनलॉफुल है, जैसे मर्डर, जैसे स्मगलिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिखने के लिए लीगल दिख रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेट पर्पस लॉफुल नहीं है, तो उसको बोलेंगे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लॉफुल होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। यूजुअली स्टूडेंट ये टर्म भूल जाते हैं, इंटेंशन होना चाहिए पार्टीज का टू क्रिएट लीगल रिलेशन। कमर्शियल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, खाली लीगल लिख दोगे तो भी। पेपर में कमर्शियल लिखने की जरूरत नहीं है, लीगल लिख दोगे, बात खत्म। कुछ भी हो सकता है, सेलर बायर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, ट्रांसफर और ट्रांसफरी, ऑलमोस्ट सेम ही होता है सेलर और ट्रांसफर। कुछ हाँ, और एक सर्टेनिटी। गुड गुड। डोमेस्टिक जितने भी अरेंजमेंट्स घर में जो भी बातें होती है वो सारी पर्सनल है, कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता। तुम भले रिटर्न में ले लो, कुछ भी ले लो, नहीं हो सकता। क्लियर है? अभी एक पार्ट होता है लेकिन वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, हाँ, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी इन टर्म्स। व्हाट इज टर्म्स? टर्म्स एंड कंडीशंस। कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस बोलते हैं ना, वो सारे क्या होने चाहिए? व्हाट इज सर्टेन? डेफिनेट, हवा में बात नहीं चलेगी। ऐसा वर्ड आ गया अगर एम्बिग्यूअस, स्पेलिंग में बाद में बताता हूं। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मतलब नॉट क्लियर। लॉ में ये टर्म यूज होता है, एम्बिग्यूअस है नहीं अभी मॉड्यूल में फिलहाल, लेकिन अगर गलती से आ गया उनकी तरफ से तो भाई डरना मत। एम्बिग्यूअस मतलब नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। सामने से लिखने की जरूरत नहीं, सामने से लिखने की जरूरत नहीं, ये काम उतना ही इफेक्ट देगा। तो अगर उतना इफेक्ट देगा तो क्यों अननेसेसरी वर्ड याद रखते? सामने से पूछा उन्होंने तो पता होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, एम्बिग्यूअस टर्म्स ये इंटर में आने ही वाले, देने वाले हो ना,
ऐसा नहीं है ना खाली फाउंडेशन बस सेट। ऑब्वियसली नीड टू अपीयर फॉर सीए इंटर, नो अभी तो सीए होगा। सीए इंटर को अपनी वैल्यू है, फाउंडेशन को कोई वैल्यू नहीं है। डिस्करेज कर रहे हो नहीं, ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, शायद पहले भी एक बार मैं बोल चुका हूँ। दिस इज नॉट एन एग्जाम, मैं तो उसको एग्जाम नहीं मानता। ये क्वालिफाइंग टेस्ट है कोर्स को क्वालिफाई करने के लिए। अब जो एग्जाम बीकॉम के बाद एग्जाम हो जाती है उसको एग्जाम थोड़ी बोलेंगे, नहीं समझा। जो बीकॉम क्लियर है, ग्रेजुएट है, उसको फाउंडेशन देना नहीं पड़ता, पता है, तो डायरेक्ट सीए इंटर में जाता है। मतलब फाउंडेशन एग्जाम नहीं है, क्वालिफाइंग टेस्ट है। 3 साल रुको तो ये एग्जाम चली जाएगी। लेकिन हम लोग इसके दूसरी साइड भी ये है कि भाई 3 साल का जो बीकॉम का है वो हम लोग 1 साल के अंदर स्किप करके, समझ में आ रहा है, डायरेक्टली क्वालिफाई हो रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से। वो लेवल तो डिफिकल्टी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इजी। और ये भी देखा गया है कि फाउंडेशन क्लियर होने वाला बंदा ज्यादा सिंसियर होता है कंपेयर टू बीकॉम करके हुए, तो ज्यादा चांसेस क्लियर होने के उसी के होते हैं जिसने फाउंडेशन क्लियर करके किया। तो समझा क्या बोला? बीकॉम में बहुत आलसी बन जाते हैं 3 साल। उसको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतने कम टाइम में मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मतलब लास्ट मोमेंट पे पढ़ के भी अच्छे खासे मार्क्स आए, कुछ ये करना चाहिए। और वो आदत हो गई लास्ट मोमेंट पे पढ़ने, फिर वो नहीं हो पाता। नहीं, चल सर्टेनिटी कुछ फायदे बता रहा हूँ, फाउंडेशन के अपने फायदे। सर्टेनिटी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ ये इतना ही होगा ना, इतना ही होगा। अब थोड़ा डिफिकल्ट, इतना भी नहीं है। क्या लिखा? कंसेंट मतलब एक्सेप्टेंस, हाँ बोलना, परमिशन लेना दूसरे की। कंसेंट क्या होना चाहिए? फ्री में नहीं, फ्री का मतलब आउट ऑफ फ्री माइंड। एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाए। इसकी प्रॉपर्टी है, इधर बैंड्रा में लेते, सोचने में बड़ा सोचते, तो वही सल्लू वगैरह के एरिया में इसका अपना प्रॉपर्टी है, फूको का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सोल ओनर है। मैं उस दिन बस मेरी खटारा सी BMW X7 में जा रहा हूँ, अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी दिख जाती है, मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, मतलब जो भाव बोले हो। मैं थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ और देखता हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी इसके नाम, टाइटल वगैरह मुझे बाहर से रिसर्च करना पड़ता है कि क्या है, और मैं इसके घर पे जाके इसको ऑफर देता हूँ, ये तेरी प्रॉपर्टी मुझे भेज, मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है उससे ज्यादा दूंगी, वो चाहिए तो पूछ ले किसी को मार्केट वैल्यू कितना, चल मैं अमाउंट बोल देता हूँ ताकि सर्टन हो, 60 करोड़। अच्छा, तुमको बाकी मगजमारी भी नहीं करनी है, अदरवाइज बहुत मगजमारी करनी पड़ती है फ्लैट प्रॉपर्टी बेचने के लिए। फ्लैट बेचना एक बात है, प्रॉपर्टी बेचना अलग बात है। प्रॉपर्टी मतलब लैंड, तो परमिशन वगैरह तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खाली साइन कर दो, बाकी हम कर देंगे, कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बहुत सारा मगजमारी रहता है प्लॉट को बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट करने का, मुझे वहां पर बिल्डिंग बना, तब आई कैन नॉट कंपेल हर ना कि जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये नहीं बेचना चाहिए सर, वंडरफुल ऑफर, बट नहीं बोल सकते, नहीं बेच सकते, तो मूर्खों की जमीन, तो वो समझ में आ रहा है ना, सेंटिमेंटल वैल्यू वगैरह, समझा तू? इसलिए मैं गर्ल्स को ही लेता हूँ एग्जाम, वो है पैसा मिल रहा है छोड़ो। गर्ल्स आर रिलेटिवली मोर सेंसिटिव या इमोशनल फूड, जो बोलना है बोलो, समझ में आ रहा है? डोंट टेक इट पर्सनली, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है? उसने बोला कि सर नहीं बेच सकती, आज भी आई फील, आई बिलीव के मेरे एंसेस्टर जो स्पिरिट्स है वो यहाँ पे घूमते, आई कैन नॉट कंपेल हर, मैं उनको सबको समझा नहीं सकता कि क्या करने का है, हुआ कल नहीं तो परसों प्रॉपर्टी तो नीचे ही गिरेगी ना, डिमोलिश तो होगी ना, बिल्डिंग तो नहीं तो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी ना, तेरे पास है पैसे नहीं है ना, तो मैं पहले कर रहा हूँ थोड़ा डेवलप, प्रॉब्लम क्या है, अब तेरे को पैसे भी तो दे रहा हूँ, अच्छा चल एक फ्लैट देता हूँ नए बिल्डिंग को, वो भी नहीं चाहिए,
जमीन पे हमारे फैमिली का नाम होना चाहिए यार, ये वो जगह हो गया, क्या करोगे? इट्स लाइक कि हाथी को पाल रहे हो, बोलने के लिए है वैल्यूएशन लेकिन तकलीफ ज्यादा है, ऐसा होता है यूजुअली। सलमान खान पागल है क्या वो बाजू में बिल्डिंग में रहने के लिए? नहीं जा छोड़ो, बिल्डिंग में है ना उसका, वही एरिया में है ना, उसके एरिया में इसका बाजू में प्लॉट है। शाहरुख का है बंगलो, उसका होगा भाई, अदरवाइज मेंटेनेंस नहीं अंगनवाड़ी करना। आगे चले, प्लॉट को मेंटेन करना अलग बात है, टैक्सेस वगैरह होते हैं। अब चलो ठीक है, ये बात हो गई, ये दे ही नहीं रही तो अपने घर पे चला, मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे तो वो प्लॉट चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। वहां पे मुझे बड़ी सी बिल्डिंग बनानी, सपोज 16-18 फ्लोर की, उसके ऊपर नहीं बन सकती क्योंकि वो एरिया वैसा है। 18 फ्लोर की जितना मैक्सिमम एफएसआई मिलेगा, पता है एफएसआई क्या होता है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स, मतलब बिल्डर्स को एफएसआई मिलता है टू यूज, कितने फ्लोर बना सकते हो, कितना परमिशन, उसको एफएसआई बोला जाता है। कभी रीडेवलपमेंट में दोबारा प्रॉपर्टी जाएगा तो एफएसआई वगैरह टर्म्स आएंगे तो यू शुड नो कितना परमिशन मिलेगा बिल्डर को, तो जितना एफएसआई मिलेगा उतने ही फ्लोर्स में बना सकता हूँ और उतने ही स्क्वायर फीट के फ्लोर्स बना सकता हूँ। वो भी सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, परमिशन लेना पड़ता है बीएमसी से। तो जितना मिलेगा, सपोज 18 फ्लोर्स का परमिशन मिलेगा तो 18 फ्लोर्स का बना, टॉप फ्लोर मेरा रहेगा टेरेस पे, ऑब्वियस। ऊपर 18 फ्लोर से मैं नीचे शाहरुख और सलमान को चिढ़ाऊंगा, तुम नीचे मैं ऊपर, ऐसा मेरा हाई एम्बिशन, एकदम हाई। समझ में आया? तो ये तो मान नहीं रहे ना शायद। अब ये एरिया का भाई है, यहाँ का था ना ये, यहाँ का था ना। हाँ अभी एरिया, हाँ वही वही, हाँ वहाँ भी ब्रांच सेटअप कर दिया वहाँ पे भी यार, इधर बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। एक ब्रांच उधर भी बैंड्रा, तो इसके अड्डे पे गया ऑफिस जो बोलने हैं। अब इसने फिर बोला, अरे सेठ जी मतलब मैं, मुझे हुक्म किया होता मैं आ जाता, पर छोड़ा हुआ सब बातें, उसके लिए टाइम नहीं है, मुझे जगह खाली करवानी, हो जाएगा मेरे लिए रोज का है। समझ में आ रहा है कुछ ऐसा कोई ना कोई सीन तुमने मूवी में देखा होगा ना, सिमिलर सीन कि जगह खाली करवानी, हाँ हो जाएगा रोज का है। अब लेकिन प्यार से समझाना पहले, वायलेंस वगैरह ठीक नहीं है ज्यादा। अगर ना माने, सर मैं देख लूंगा, ये मेरा काम है, मुझे पता है कैसे करना है, आपको जगह खाली होने से मतलब है, नाम मिल जाए भाई, कुछ और वगैरह नहीं, कुछ नहीं, क्लियर साइन करके दे दे। अब इसके घर पे गया, पहले प्यार से समझा होगा, मैंने बोला इसलिए देख सेठ जी, तो सेठ जी ने इतना अच्छा ऑफर दिया, सीधा हाँ बोल दो ना, प्रॉब्लम क्या है वगैरह, ये समझा रहा है अभी अपने स्टाइल से। अब ये मान नहीं रही है, देखो तुम जो कर रहे हो गलत है, इलीगल, एक तो घर पे घुस के आए हो घर में और फिर ऐसा ऐसा सब कर रहे हो। अभी आतंकवादी शक्ल घोड़ा निकाला और इसके कनपट्टी पे गनपट्टी रखी, प्रैक्टिकल है, ऐसा हो सकता है ना, रियलिस्टिक है, ऐसा कौन सा अजीब एग्जाम्पल, रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। और घोड़ा रख दिया कनपट्टी, बोल दिया चुपचाप साइन करो। अब समझाएगी क्या, दिस इज इलीगल, ऐसा बात नहीं कर सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते तुम, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गोली रुक जाएगी। इलीगल तो गोली रुक जाती है, बंदूक को गोली को थोड़ी पता है लॉ, उसको खाली फिजिक्स का लॉ पता है, करेक्ट है ना? तो अभी क्या करेगी बच्ची, साइन कर देगी और क्या करेगी, बराबर है ना? नहीं बाद में क्या कर सकते, एक मिनट हार्ड करके, हाँ एक मिनट तुझे पता है तुम्हारे मेरा क्या लेना देना, समझ में आ रहा है? तो उसने बेचारे ने साइन कर दिया। अब साइन तो साइन होती है, साइन तो साइन होती है, लेकिन तुमको क्या लगता है फेयर और अनफेयर? तरीके से सही है, कंसेंट है, और अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर है?
तो सर इसकी कोई वैल्यू नहीं है बिल्कुल है, क्योंकि साइन को थोड़ी पता चलता है, साइन तो साइन होती है ना, पता कैसे चलेगा लोगों को? अगर वो एक्शन लेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, नहीं समझे? अगर उसको लगे कि नहीं सर एक बार अगर गुंडे को भेज सकते हैं तो बाद में सच में टपका भी सकते हैं, तो वो ना टपका इसलिए जाने दो, प्रॉपर्टी जा रही है जाने दो, एटलीस्ट कैश तो मिल रही है, सही तो हो जाती है कोई दूसरे, या वो ये सोचते हैं भाई जान जाए तो जाए लेकिन प्रॉपर्टी नहीं जाए, क्योंकि अगेन मैं भी यहाँ पे स्पिरिट की तरह घूमूंगी। I don't want to hurt anyone's emotions, sir. मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कभी कभार किसी को लग सकता है कि ऐसे हार्श बात करती हो, हार्श मतलब क्या, तुम तो थोड़ी पर्सनली कुछ बात कर रहे हो, डोंट टेक दिस पर्सनली यार। एग्जाम्पल फिट हो इसीलिए कुछ एग्जाम्पल थोड़े फिल्मी या ड्रामेटिक देने पड़ते ताकि याद रहे। हाँ प्लीज। नहीं ना, इंटरेस्टिंग बनाना एक इंटेंशन है, उससे भी बड़ा इंटेंशन मेरा ये है कि वो एग्जाम्पल लास्ट तक याद रहे। अगर ये ऐसे बोलूंगा तो प्रोबेबिलिटी हाई है याद रहे। सिंपल एग्जाम्पल्स जो घिसे पिटे एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं, ये एग्जाम्पल्स थोड़े यूनिक होते हैं तो याद रहने का चांसेस है। Sir, I have this doubt regarding sign. मतलब अगर मैंने साइन किया, but that is a sign which is not there in any of my other documents. तो वो साइन है। null and void है। हाँ इस पर बोल। तो फिर कभी उसको थोड़ी पता है कि वो राइट साइन है कि रॉन्ग। तो ठीक है, लेकिन रॉन्ग साइन करना भी तो गलत है। पर वो void ही हो गया। हाँ, वो void ही होता है, तो हर केस में ऐसा हो सकता है, साइन मेरी है ही नहीं, लेकिन अगर मेरे पास उसका प्रूफ है कि उसने तुमने साइन किया और रॉन्ग किया तो एक अलग केस बन सकता है। हालांकि नहीं बनेगी क्योंकि क्या ये केस वैलिड क्वेश्चन, और रॉन्ग सिग्नेचर करोगे तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए, और जो चीज लॉ में नहीं दी है वो मैं नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है? मैं वही बोलूंगा जो लॉ में दिया है। आउट ऑफ सिलेबस के एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल थोड़े नॉन स्टीरियोटाइप हो सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेंगे बट थोड़े टिपिकल एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? मेरा दूसरा एग्जाम्पल, दुकान में गए, अब सपोज केक शॉप में गए, उस दिन मैंने वही एग्जाम्पल दिया था क्योंकि सामने केक शॉप था, कल की बात, केक शॉप सामने था इसलिए मैंने स्टूडेंट्स को केक शॉप का एग्जाम्पल दिया। केक शॉप में गए और सामने में बंदे ने बोला कि उन्हें पूछा एगलेस है क्या, और उसने बोल दिया एगलेस केक, तो घर पे जाके पता चला कि एगलेस नहीं था, तो गलती उसकी है ना। अरे पता नीचे लिखा था, नीचे ये अंदर था वो रेड था, रेड ग्रीन होता है ना। अब पता चला, अब तभी मुझे एग्जाम्पल ये स्ट्राइक हुआ है, कल की बात है, क्योंकि भूख लगी थी और सामने केक शॉप था इसलिए संडे को तुम वहां जाने। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ गया? अब तुम चाहो तो केक ऑब्वियसली रिटर्न कर सकते हो, लेकिन सपोज तुमने चर्च गेट से चेक लिया, सॉरी केक लिया था, तुम सोचोगे कि आने जाने में जितना पैसा खर्चा होगा छोड़, क्या चर्च गेट से नहीं सर केक खराब हो जाएगा, ठीक है सामने से, लेकिन तुमको अचानक मूड किया कि नहीं सेम ही होता है इंग्लिश का वगैरह, बाद में ज्यादा रियलिस्टिक समझ में आया? भाई इंग्लिश ही चाहिए था लेकिन अभी आ गया तो बस भगवान का आशीर्वाद समझ। ऐसे अगर तुम मेरे जैसे हो जो कन्वीनियंटली रूल्स बदल दो, समझ में आया? समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या होगा, यू मे टेक एक्शन, यू मे नॉट टेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर तो में खत्म हो जाता है, आगे इसका रिलेवेंस है, इसलिए एग्जांपल चल रहे हैं। भले मेरे को एग्जांपल कल स्ट्राइक हुआ हो, फिर भी ये बहुत काम का एग्जांपल है, आगे स्ट्राइक रिलेट होगा डेफिनेटली। क्लियर? पक्का? हर ईयर में कुछ ना कुछ तो मैं एग्जांपल्स आ ही जाते, रियलिस्टिक केस था, मतलब याद रहेगा। चाहो तो बोल सकते हो कि मैं यही खा लेता हूँ बस, क्योंकि अभी भूख लगी, वापस नहीं जा सकता। पक्का? क्लियर है? चल बताओ, ऊपरी कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट,
और एक क्वेश्चन बोल के मैंने छोड़ दिया था तुमको, राइट? Yes. ये क्वेश्चन था वो, तो पहले करना चाहिए। कैपेसिटी होनी चाहिए ऑफ पार्टी। हाँ बोलना, पार्टी शुड बी कैपेबल। अब क्या होगा कैपेबिलिटी? दिया था ना होमवर्क, बोला था ना ऐसे कुछ, थोड़ा सोचो, सोचने को बोला था, रिसर्च करने को नहीं बोला था, पढ़ने को भी नहीं बोला था। ऐसा कौन सा भयंकर होमवर्क था, सोचा भी नहीं। कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की? Sir, age limit एज लिमिट कितना? 18 plus. 18 प्लस, मतलब मेजर होना चाहिए। Sound mind. Sound mind. सुपर, पहले पढ़ा या अभी स्ट्राइक हुआ? वेरी गुड, सुपर, एक्सीलेंट। तो क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, वेरी गुड। यही एक्सपेक्टेड था। नहीं उसको, इसके लिए मैंने ऐसा बोला क्योंकि उसने परफेक्ट टर्म यूज किया, साउंड माइंड। पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। व्हाट इज साउंड माइंड? पागल नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं पागल ही अनसाउंड हो। हाँ, ऑफर नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। समझ में आया? पार्टी में बुलाया, अगेन कुछ जमीन वगैरह बेचना नहीं चाहता, ऐसा थी, पार्टी में बुलाया, थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह पिलाया और फिर साइन करवाया। साउंड माइंड का है या नहीं? अभी प्रूव कैसे होगा वगैरह सब छोड़ो, आप ब्लड सैंपल वगैरह दिखाना, फिर प्रूव हो जाएगा। फिर प्रूव करना डिफिकल्ट बात नहीं है, क्योंकि सुबह याद आ जाता है कि साइन की। नहीं समझा? इतना कोई नशे में चूर नहीं होता कि नेक्स्ट डे पे स्ट्राइक नहीं होता कि कुछ हुआ ही नहीं। ये याद आ जाता है कि साइन की थी, तभी समझ में नहीं आया, बाद में स्ट्राइक हो गया। हाँ, इमीडिएटली ब्लड टेस्ट करवा लोगे तो ब्लड सैंपल, सलमान खान का ब्लड सैंपल से पता चले अल्कोहल कंजम्पशन हुआ था, और फिर बाद में ट्राई कुछ उड़ गया, वो अलग बात है, वो छोड़ो। हाँ, ये है तो है, चलो छोड़ो। मेजर एंड रिकॉर्ड हो रहा है ना। मेजर एंड साउंड माइंड का होना चाहिए। मेजर मतलब, हाँ क्या बोलो, मेजर का मतलब? 18 years, मतलब बिलो 18 अकल नहीं रहती। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लॉ बोल रहे हैं। मैं चाहूँ तो भी कुछ नहीं बोल सकता, सिविल लॉ बोलता है कि 18 इयर्स के नीचे अकल नहीं होती, मतलब मेजर होना चाहिए 18 इयर्स एंड अबव। क्लियर है? अच्छा, अचानक क्या होता है सर 18 बर्थडे को कुछ अकल वगैरह आ जाती है, वो हमको नहीं पता। लॉ मान लेगा कि तुमको 18 इयर्स के बाद अकल आ गई है ना। वोटिंग का राइट तो तुमको 18 के पहले बाद में ही मिलता है। कौन सा तुमको पॉलिटिक्स में अच्छा नॉलेज आ जाता है? 18 ईयर के बाद भी लोग राहुल गांधी को वोट कर सकते हैं ना। नहीं समझे, जाने दो, छोड़ो। कर सकते हैं ना तुम लोग, तुम्हारी मर्जी, तुमको अकल आ गई है जरूरी नहीं है। लेकिन लॉ अज्यूम करेगा कि अगर तुमको ड्राइविंग करना है तो 18 इयर्स कंप्लीशन चाहिए, उतना सफिशिएंट नहीं है। ड्राइविंग आना भी चाहिए, लेकिन 15 साल के बच्चे को भी आ सकता है एक्टिवा चलाना, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता, क्यों? नहीं है अकल। अब हम उसमें क्या बहस करेंगे? नहीं है अकल तो नहीं है। इसमें इधर भी वैसा है, नहीं है अकल, लेकिन इधर फायदे ज्यादा है, नुकसान नहीं। वहां पे नुकसान ये है कि तुम ऑफिशियली एक्टिवा नहीं चला, ऑफिशियल चलाने वाले चलाते वो अलग बात, फिर पकड़ेगा पांडु, डियर पांडु प्यार से बोला, तो पैसे देके निकल जाओ, वो अलग बात है, वो हमको नहीं पता। लेकिन ऑफिशियली लीगली चला नहीं सकता, वो तो ड्रॉबैक है ना, वो तो लिमिटेशन है। यहाँ पे तो फायदा है। क्या इसमें क्या फायदा सर? कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। फायदा ये है कि अगर तुमने किसी के से पैसा लिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ, और उसको रीपे नहीं किया, तो सामने वाला बंदा एक्शन नहीं ले सकता। तो हम भी नहीं ले सकते, तुम ले सकते हो, वो नहीं ले सकता, क्योंकि तुमको अकल नहीं है। अगर तुमको अकल नहीं है तो तुमको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा ना लॉ से। नहीं समझा? देखो, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता का मतलब ये है कि माइनर के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन ये क्यों बनाया लॉ? क्योंकि माइनर को अकल नहीं है, मतलब माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया ना, बेचारे को अकल नहीं है।
तो अगर सामने वाला कोई पर्सन इसका फायदा उठा के माइनर के साथ ट्रांजैक्शन करे और बोले कि अभी तो तुम एक्शन ले ही नहीं सकते क्योंकि तुम माइनर हो, तो भूल जाओ पैसे को, चलेगा क्या? नहीं, तुम ले सकते हो, तुम ले सकते हो, माइनर ले सकते हैं, माइनर के अगेंस्ट नहीं ले सकते। समझ में आया? तो ये फायदा है नुकसान? तुमने ट्रांजैक्शन किया, तुमने सपोज तुम माइनर हो, तुमने मुझे लोन दे दिया, तो अब मैं रिपे नहीं करूंगा या जो चाहिए करो। अब तुम बोलोगे नहीं मैं कोर्ट में जाऊंगा, कैसे लोगे? तुम तो माइनर हो, तो माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कोर्ट में कैसे जाओगी? सर मैं जा सकती हूँ, आप नहीं जा सकते। तो ये फायदा है या नुकसान है? फायदा है। समझ में आया? मतलब अगर इसने लोन लिया, ये रियल केस है, मोरी बेबी वर्सेस धर्मदास घोष है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। माइनर ने लोन अमाउंट बोरो किया और बाद में रिपे करने से मना कर दिया, फिर मेजर कोर्ट में गया। समझ में आ रहा है? कोर्ट स्टैंड ही नहीं हो करेगा केस और बोल देगा कि ये केस ही नहीं बनी। तू कितने भी प्रूफ्स हो, तुम्हारे पास रिटर्न एग्रीमेंट है, स्टैम्प पेपर पे है, रजिस्टर है, सब कुछ है, लेकिन अंडर है जाना सामने वाला बंदा। आगे थर्ड यूनिट पे एक आता है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। व्हाट इज माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी? प्लीड मतलब डिफेंस। तुमको तुम्हारे सफाई में क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, खाली एक डॉक्यूमेंट दिखाना है, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मैं माइनर हूँ, बात खत्म। इंडिया का टॉप मोस्ट लॉयर है तो भी कुछ फायदा नहीं। सबसे बड़ा तुमको कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करो, तुमको तो लॉयर की भी जरूरत नहीं। लॉयर तो तब होता है ना जब केस बनता है, यहाँ पे तो केस ही नहीं बनता, केस ही नहीं बनता। कुछ लोग गलत बोलते हैं कि सर केस माइनर जीत जाएगा, जीतेगा नहीं, केस ही नहीं होगा, बेनिफिट माइनर। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि हम केस जीतेंगे, तुमको केस जीतने नहीं मिलेगी, लेकिन तुम जीत ही जाओगे एक तरीके से, पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इतना तक बोलता हूँ, इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर चाहे तो ये कोर्ट को सीधा बोल सकती है कि सर इतना सब लिखा पढ़ी बताने की जरूरत नहीं है, मैं मानती हूँ कि सर से मैंने ही पैसा लिया, मैंने ही बोरो किया था, लेकिन वो रिपे करने का मेरा मूड नहीं है, जाओ। तो भी लॉ कुछ नहीं कर सकता, कैसे करेगा? अकल समझ में आया? तो अकल ना होने का फायदा ज्यादा है। ओके, सब माइनर है या कोई मेजर है? मेजर है, मेजर है। सर पहले बोला होता था सर अगर माइनर बाद में 18 प्लस हो जाते हैं, उस पे कभी ना कभी ये भी तो अच्छा हो सकता है, कभी ना कभी तो नशे में से उतर ही सकते हैं। हाँ नहीं, माइनर के अगेंस्ट में जब माइनर 18 प्लस हो गया, जब किया था तब कितने साल का था? तो तब अकल नहीं थी ना, तो अभी अकल आ गई ना, तो अब नया कॉन्ट्रैक्ट करो ना। उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू? मुझे अकल ही नहीं थी। अब कोई बच्चा 2-3 साल का है, it's not that sir, मतलब जैसे आपने एग्जांपल दिया, that person has taken a loan, the minor has taken a loan, but now that person is a major, और वो वापस देने से मना कर but at the time of entering into contract what is his age? माइनर तो अकल नहीं थी ना, तो जब नहीं की थी उस चीज के ट्रांजैक्शन को आने के बाद तुम कैसे एनफोर्स कर सकते हो? अब नया करो ना। अब कोई 2-4 साल 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा, वो भी कभी ना कभी मेजर होगा, उसको 2 साल के टाइम का अगर तुम हिसाब गिनवाओगे क्या तुमने क्या किया था? अरे सर हम थोड़ी 2 साल के हैं, तो तुम कितने साल के हो? 16-17 जो भी हो, 18 के अंदर ही हो ना, तो 18 के अंदर तुम भी आते हो और मेरा 2 साल का बच्चा भी आता है। समझ में आया? बुद्धि में जा रहा है और दोनों को अकल सेम है, तो इसकी भी अकल सेम है, मेरे बेटे की भी अकल सेम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिविल लॉ बोल रहा है। अब उसका फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, तो प्रॉब्लम क्या है इसको? क्या तुमको समझ में आया? तुमको तो रेट पता चला, 1-2 मेजर है। अच्छा अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अब एक ट्रिकी क्वेश्चन। सपोज ये माइनर है, अभी हुआ होगा ना मेजर, कौन सा 4-5 साल 10 साल पहले हुआ? 10 दिन पहले।
दिया तो था। अब उसको अकल आ गई है, अभी उसको तेरा आ रहा है तेरा बाकी। अब देख सपोज ये माइनर है, लेकिन अगर सपोज लगता है मेजर और थोड़ा बड़ा लगता है, डोंट माइंड दैट। बड़ा मतलब 25-30 साल का नहीं, बड़ा मतलब बड़ा। तो इसने बोला कि मैं मेजर और मैंने मान लिया। उसने ये नहीं बोला कि 25 साल का हो, लेकिन उसने 20-21 साल का बोल दिया, मैंने मान लिया कि 20 साल का लग रहा है और मैंने उसके बाद में भरोसा कर लिया। अब मैं बार बार थोड़ी छोटे मोटे डॉक्यूमेंटेशन चला, आधार कार्ड दिखा नहीं है अभी, समझ में आ गया? तो मैंने इस पर भरोसा कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में ट्रांजैक्शन किया, बाद में पता चलता है कि ये माइनर है। अब बताओ केस कर सकता हूँ या नहीं? नहीं कर सकते। क्यों? It's your fault ना that you did not cross क्योंकि it. उसको अकल नहीं है। वो तो कुछ भी कर सकता है सर, गलती आपकी है। तो सर माइनर के साथ ट्रांजैक्शन से नहीं हो सकते। कौन बोला नहीं हो सकते? हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो दोनों में फर्क क्या है ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट में? ट्रांजैक्शन में केस फाइल होना जरूरी नहीं है, ट्रांजैक्शन में यहाँ पे तो भाई केस फाइल हो सकती, मेजर होगा तो केस फाइल हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो सूट कैन बी फाइल, सूट फाइल नहीं हो सकता तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। देख एकदम सिंपल वर्ड्स में समझो तो यहाँ से अगर गोरेगांव जाना, मैं भी जा सकता हूँ, ये भी जा सकता है, ये माइनर है, मैं मेजर हूँ, दोनों रिक्शा में बैठेंगे, ठीक है? मैं अगले रिक्शा में बैठ के सपोज पीछे के रिक्शा में, दोनों का ट्रांजैक्शन सेम है दिखने के लिए, एक ही स्पॉट पे सपोज उतरेगा, तो एक साथ क्यों नहीं जाते वगैरह सब फालतू क्वेश्चन अलग कॉन्ट्रैक्ट बताने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं आगे पहुंच गया, ये पीछे से रिक्शा से आ गया, अब दोनों के ट्रांजैक्शन अलग एक ही है देखा जाए तो, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब रिक्शा वाला चाहे तो मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, नहीं करेगा प्रैक्टिकली वो छोड़ो, कर सकता है, इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। ये दोनों के नेचर में फर्क। तो माइनर कुछ मैं इसलिए क्लियर ही कर देता हूँ फर्स्ट इनिशियल लेक्चर्स में कि माइनर के साथ प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शंस होते हैं क्या? द आंसर इज यस। पेपर में नहीं लिखना है, लेकिन द आंसर इज यस, बिल्कुल होते। क्यों नहीं हो सकते? दुकान में जाओगे तुम लोग, कोई कुछ गुड्स परचेस करोगे, अब ये गुड्स क्या 10 रुपए का डेरी मिल्क भी हो सकता है, 10 का नहीं रहा, कितने का जो भी है वो भी हो सकता है, या 10,000 की चीज भी तुम खरीद सकते हो एज अ माइनर। क्यों नहीं खरीद सकते? क्या फोन परचेस करने के लिए जाते हो कभी कभार अकेले अकेले, तो 15-20 हजार का फोन ले सकते हो अकेले, ट्रांजैक्शन तुम्हारे साथ ही हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो सामने वाला बंदा लीगल एक्शन नहीं ले सकता। अभी यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है पेरेंट्स के अगेंस्ट कर रही है, पेरेंट्स ने किया क्या कॉन्ट्रैक्ट? तो पेरेंट्स क्यों करेंगे? एथिकली कर सकते हैं, लीगली करना है नहीं। बेटे के डेट्स के लिए बापू लायबल नहीं, अनलेस एंड अनटिल बापू ने प्रॉमिस। समझ में आया? तुम्हारा बैंक अकाउंट हो सकता है, माइनर का बैंक अकाउंट हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स का साइन करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? तुम्हारे साथ बैंक का या पेरेंट्स के साथ बैंक का? पेरेंट्स के साथ। खाली तुम बेनिफिशियरी हो, भगवान ये समझा नहीं। पॉलिसी निकाली होगी तुम्हारी जब तुम छोटे होंगे तो होगी, डिटेल्स नहीं पता होगी, लेकिन शायद पूछ लो, हो सकती है, नहीं भी हो सकती किसी, लेकिन पेरेंट्स ने पॉलिसी निकाली है। पॉलिसी का बेनिफिट किसको मिलेगा? तुमको, तुम माइनर थे, लेकिन प्रीमियम कौन भर रहा है? तुम्हारे फादर। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे एक्शन किसके अगेंस्ट लेंगे? फादर के। कॉन्ट्रैक्ट फादर के साथ हुआ है, तुम कौन हो? बेनिफिशियरी। What I am trying to say is there cannot be a contract with minor, but there can be a contract for the benefit of a। फर्क समझा? मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, ये मदर है, इसका बेटा हो, सबको तो अपने बेटे का पॉलिसी निकाल रही है तो प्रीमियम यही भरेगी ना। तो कॉन्ट्रैक्ट तेरा और मेरा हो रहा है, खाली बेनिफिशियरी में तेरे बेटे का नाम लिखता है। तो अगर कुछ डिफॉल्ट होता है तो मैं तुमको पकड़ूंगा, तुम्हारे बेटे का लेना देना ही नहीं है, लेकिन बेनिफिट उसको मिलेंगे। अब मुझे क्या करने का? मुझे प्रीमियम से मतलब है, तुम दे रहे हो, तुम क्या तुम्हारे अगेंस्ट उपाय। समझ में आ रहा है? यस। तो ऐसा मत समझना कि माइनर का कुछ कनेक्शन ही नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट से, हो सकता है, लेकिन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्लियर? मेजर हो गया, साउंड माइंड का हो गया, और कुछ केसेस
लगता है कुछ नहीं। अभी ये दो ही एक्सपेक्टेड थे, ये दो ही एक्सपेक्टेड थे, ठीक है, ये दो आ गए बस। डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, समझा क्या? नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्वालिफाई होना चाहिए तो उल्टा डिस्क्वालिफाइड ऐसे ही लिखो ना, जो दिया है लॉ में वही लिखेंगे ना। तो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब डिस्क्वालिफाइड में कौन आता है, यहाँ पे कर देते हैं। डिस्क्वालिफाइड में कौन आता है? पर्सन डिस्क्वालिफाइड, ये आता है। सुना है? कन्विक्ट कभी सुना है? हाँ सर, हाँ बोलना। the person has gone to jail. हाँ वेरी गुड। अच्छा, गॉन टू जेल ऐसे नहीं बोल सकते, जिसको कोर्ट ने बोल दिया कि कोर्ट फाइंड्स यू गिल्टी, तो सपोज इसको बोल दिया कि इसने मर्डर किया है, कोर्ट उसको चेहरे से वगैरह कुछ नहीं कर बोल, बार बार क्यों लड़कों को लेने का मर्डर वगैरह के आजकल गर्ल्स कुछ कम है क्या? तुम्हें भी टैलेंट है, वो भी कर सकती है। इंडिया में जा सकती है, ऑफिशियल से आ गया ना, सुना है ना? इंडिया में अभी ऑफिशियली परमिशन मिल गई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अभी वुमेन भी जा सकती है। पहले इंडिया के कुछ एग्जाम्स के लिए गर्ल्स डिस्क्वालीफाइड नहीं जा सकती थी, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, मतलब वो भी काम कर सकती है, ऐसा लगता है। प्रॉपर रिसर्च करके स्टडी करके सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो मतलब ऐसा देखा गया है कि भाई गर्ल्स क्वालिफाई हो सकती है टेस्ट के लिए, तो मर्डर क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। ओके, अगर कोर्ट को लगे कि ये गिल्टी है, और जिस दिन ऑफिशियली कोर्ट ने बोल दिया कि कोर्ट फाइंड्स हर गिल्टी, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट वो कौन है? नहीं कर सकती। कब तक? जब तक जेल से छूट के नहीं आए। अब आज के लेक्चर से एक टर्म याद रखो, जेल नहीं बोलेंगे, इम्प्रिजनमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Imprisonment. हिंदी पिक्चर के टर्मिनोलॉजी जितना ना यूज करोगे तो जेल जाना नहीं, इम्प्रिजनमेंट। हाँ, जेल में ही जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल टर्म पेपर में वगैरह लिखते टाइम क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, दूसरे कन्विक्ट। क्लियर? पेपर में नहीं लिखना है वो इस कन्विक्ट, खाली वर्ड लिखना है। सर जो बेल पे निकला है, he is also convict. नहीं, बेल कब मिलती है? नाइस क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन। बेल कब मिलती है पता है? बेसिक अभी तक डिसीजन, अभी तो कोर्ट केस चल रहा है, ट्रायल चल रही है। ट्रायल मतलब कोर्ट क्रिमिनल केस, उसको ट्रायल बोलते। तो अभी तक ना तुम कन्विक्ट हो, ना तुम बाइज्जत बरी हो, तुम बीच के कोई स्टेट में हो, उसको बोला जाता है अक्यूज्ड। ये भी टर्म याद रखो। हिंदी पिक्चर में, टिपिकल हिंदी पिक्चर में उसको आरोपी बोलते। और आजकल के अगर वेब सीरीज, नहीं वो जानना जरूरी नहीं है क्या बोलते, छोड़ो ना, हिंदी टर्मिनोलॉजी थोड़ी पेपर में यूज करेंगे। 80s 90s वगैरह के 90s 2000s के मूवीज थे, उसमें आरोपी वगैरह ऐसे कुछ टर्म इज अक्यूज। वेब सीरीज में लेटेस्ट वगैरह किधर देखा होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड कुछ भी वेब सीरीज में, तो उधर अक्यूज बोला है। अब अक्यूज या तो कन्विक्ट हो सकता है, या तो एक्विटेड हो सकता है, एक्विटल मिल सकता है उसको, मतलब बाइज्जत बरी। अब बेल कब मिलती है इसके बीच में? Accused होगा था। हाँ, अक्यूज होगा तो, मतलब हाँ वही करेक्ट, अक्यूज होगा तो। समझ में आया? अरे सर केस तो चलता रहेगा तारीख पे तारीख, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, हमको नहीं पता, लेकिन तब तक क्या मैं चढ़ू जेल में, लॉकअप में, या जुडिशियल कस्टडी में वगैरह होता है, उसके डिटेल में नहीं जाते, बुद्धि में जा रहे। तो तब तक मुझे बेल दे दो। किसको मिला था यार आज ही, किसको दिया था? वो बॉक्सों में दिया था, वो जाने दो, कोई इम्पोर्टेंट केस। क्लियर? तो जब डिसीजन सुनाओगे तब सुन हो जाएगा, तब तक मुझे रिलीज करो, बेल पे हो, उसको बेल बोलते। तो अगर बेल पे हूं, मैं बाहर घूम रहा हूँ, लेकिन कोर्ट ने अगर बोल दिया कि कोर्ट फाइंड्स यू गिल्टी, फिर वापस जाना पड़ेगा जेल में। फिर नहीं जेल है, लेकिन थोड़ा बेल पे जाके आता हूँ ना, आज बेल पे फिर कल जेल पे चलेगा ना थोड़ा सा। वाह रे वाह, ऐसा होता तो फिर सलमान को इतने सारे करने की क्या जरूरत थी? सीधा बोल देता, ये लो पैसे,
बेल पे मिल जाएगा, संजय दत्त का जेल बच जाता। बच जाता ना, कितने पैसे, कितने चाहिए, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, वैसे भी इकोनॉमी को जरूरत है पैसों की, ले लो, छोड़ दो मुझे। समझ में आया? हाँ, वो केस दब जाते हैं वो अलग बात। So accused can write a contract, sign a contract. बिल्कुल कर सकता है। अरे उसका पूरा लाइफ खत्म कर दोगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कर, मतलब जॉब भी नहीं कर सकता, बिजनेस भी नहीं कर सकता, खुद का है तो ऐसा थोड़ी है। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि कोई इनोसेंट पर्सन को अटका है, और जरूरी थोड़ी तुम एक्यूज मतलब मर्डर ही देखो। अरे छोटे मोटे भी तो क्राइम्स होते हैं, सीधा मर्डर या है ये बहुत बड़ी रॉबरी या सेक्सुअल ऑफेंसेस वगैरह, यही हम लोग देखते हैं यूजुअली हिंदी मूवीज में वगैरह, तो यही सीवियर ऑफेंसेस नहीं होते ना, छोटे मोटे भी तो होते हैं। तो उसके लिए थोड़ी आपको डिस्क्वालीफाई कर दोगे पूरा। एक तो दूसरी बात क्रिमिनल केस है, और इम्पोर्टेंट बात अक्यूज होगा तो बिल्कुल कर सकता है, एक्विटल मिले तो बाइज्जत बरी है, कन्विक्ट ही नहीं कर सकता। क्लियर? अच्छा पेपर में हम लोग ये सब लिखेंगे नहीं, खाली ये मेंशन करना है, यू आर नॉट सपोज्ड टू एक्सप्लेन हु इज कन्विक्ट। लेकिन सामने से अगर वो आज तक कभी नहीं पूछा, लेकिन अगर सामने से वो केस स्टडी दे दे तो उससे तुमको ये तो पता चल जाएगा कि वो कौन है। तो बस उतना क्वालिफाई मतलब उतना पता होना चाहिए कि भाई कन्विक्ट है या नहीं। सामने से हमको कुछ नहीं लिखना, इम्प्रिजनमेंट भी नहीं लिखना है यहाँ पे, एक्विटल भी नहीं लिखना है, अक्यूज भी नहीं लिखना, एक्विटेड बोलेंगे उसको। समझ में आया? बट दीज टर्म्स यू शुड नो जनरल नॉलेज के लिए। अक्यूज पता होना चाहिए कि भाई कौन अक्यूज है, तो केस चल रही है अभी तक, उसको बोल नहीं सकते। कभी कभार है ना मूवीज में ये भी दिखाते हैं, ये क्रिमिनल नहीं, ये क्रिमिनल नहीं है, मेरा क्लाइंट क्रिमिनल नहीं है, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये अज्यूम कर रहे कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल नहीं है, अभी तक केस चल रही है। हाँ सॉरी अक्यूज। ये चल आगे बढ़ते, कन्विक्ट खत्म, नेक्स्ट। बेल समझ में आ गया ना? अब बेल लेटेस्ट किसको और भी किसी को अरेस्ट की थी, वो पॉलिटिशियन अरेस्ट की थी, बेल मिल गई, एक दिन आज अरेस्ट हुई, दोपहर को बेल मिल गई, पॉलिटिशियन था। तो कन्विक्ट और ये पहले बोलना चाहिए था, मतलब बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट, बराबर। एज पर कॉन्ट्रैक्ट है दोनों सेम, लेकिन क्या सच में इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट दोनों सेम है? ये आंसर इज नो। पेपर में नहीं लिखना है, बट यू शुड नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट, जो हार्डली कुछ लोगों को पता है। बाकी दुनिया यही समझते दोनों सिनोनिम्स है, वो दोनों सिनोनिम्स नहीं, थोड़ा फर्क है। लेकिन एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो यही है कि भाई कि जिसको कोर्ट बोले वो कौन है? इंसॉल्वेंट। तो क्या फर्क है वो बाद में कभी, आज के अभी के लिए इतना याद रखो कि तुम खुद छाती ठोक के बोलोगे कि मैं इंसॉल्वेंट हूं तो हम नहीं मानेंगे। तुमको क्यों बोलना चाहिए? कोर्ट, कोर्ट या कोई एक लीगल अथॉरिटी हो सकती है जो तुमको अगर बोल देगी कि तुम इंसॉल्वेंट हो तो तुम इंसॉल्वेंट। समझ में आया? बैंकरप्ट का ऑफिशियल टर्म यह है कि अगर कोर्ट तुमको ऑफिशियल स्टेटस दे देगी तो बैंकरप्ट। एंड इनएबिलिटी टू पे डेट्स, इनएबिलिटी टू पे डेट्स इज अ स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। क्या, लेकिन उसको बाजू में रखो, अदर में जिसको कोर्ट बोले वो कौन है? इंसॉल्वेंट। एंड इफ एनी आउटसाइडर asks you question insolvent and bankrupt both are same or not, तो वो बंदा समझो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा या अपडेट रखता है खुद को, उसी ने क्वेश्चन पूछा, और अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो उसको ये मत बोलना कि दोनों सेम है, क्योंकि ही एक्सपेक्ट तुम अलग बोलो। तो ऑफिशियल स्टेटस मिले तो उसको बैंकरप्ट कहा जाता है, अदरवाइज ये इंसॉल्वेंट। बट यहाँ पे तो तुमको वैसे भी नहीं लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुमको कुछ भी नहीं लिखना है। क्या लिखना है? सीधा इंसॉल्वेंट। चल बहुत हो गया, नेक्स्ट। बहुत हो गया, नेक्स्ट। अच्छा एक सेकंड, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, हिमालय में रहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? मैं कुछ नहीं कमा,
मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ वहां घूमता हूँ और पता है तुमको वो क्या करते हैं, यहाँ वहां घूमते कहीं पे भिक्षा वगैरह ले लेते हैं, मिली मिली नहीं मिली तो ऐसे ही रह लिया, सन्यासी। हाँ कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना ही आप सन्यासी हो सर। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, सन्यासी कोई थोड़ी होता है स्टेटस की। बोलो पक्का, लेकिन मेरे पास तो कोई असेट्स ही नहीं है। So you're not declared by the court that you're insolvent. चलो कोर्ट का छोड़ो, इंसॉल्वेंट हो सकता है तो उसका क्या फर्क है मेरे पास। सन्यासी हो गए तो ऐसा थोड़ी है आधार कार्ड पे अगर उसकी डेथ हो गई तो कैसे पकड़ेंगे, कैसे करेंगे? अगर उसने क्राइम किया तो हाँ मैं तो सन्यासी हूँ, छू के बताओ तुम। ऐसा थोड़ी होता है, मेरा स्टेटस तो है, सिटीजन तो हूँ मैं कंट्री का। मैंने मोह माया को त्याग दिया ना सन्यासी का मतलब। ऑफिशियल जो स्टेटस है, जो लॉ है, वो उसको तो मुझे तो फॉलो करना पड़ता है। अब मेरे पर्सन विद जीरो लायबिलिटीज एंड जीरो असेट्स इज नॉट कंसीडर्ड एज इंसॉल्वेंट। वो छोड़ो ऑफिशियल स्टेटस वगैरह, ऐसा पर्सन जिसके पास असेट्स है लेकिन लायबिलिटीज उससे ज्यादा है, वो भी इंसॉल्वेंट में आता है। लेकिन मेरे पास ना असेट्स है ना लायबिलिटीज है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लास्ट लेक्चर बोला था ना, वो आदिवासी जा रहा है, अब उसके पास क्या असेट्स होंगे? कोई प्रॉपर्टी नहीं, जंगल में रहता है, क्या दिखाएगा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कार्ड पे किसका नाम है? मुझे क्या पता प्रॉपर्टी कार्ड क्या होता है? आज भी इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज ऐसे जिनको ये सब कुछ भी पता नहीं हो। आज भी कुछ बहुत रेयर कम्युनिटीज में से है जिनको ये भी पता नहीं कि इंडिया क्या है। राजस्थान में भी ऐसे कम्युनिटीज है, वो अंडमान निकोबार वगैरह उन कॉर्नर्स की बात नहीं कर रहा, और ये डेटा है। कुछ रीजन है, हम भी राजस्थान से, हमको पता है सर, ऐसा आर्ग्यूमेंट मत कर। कुछ ये लेटेस्ट केस मैंने देखा था कि उनको पता भी नहीं है कि इंडिया मतलब कौन सा स्टेट में रहते हैं वगैरह, उनको बस उनका गांव पता है, उनका गांव पता है, उनको वहां पे कैसे रहा जाता है वो पता है, उनके पंचायत के रूल्स पता है, दैट्स इट। फ्रीडम कब मिला, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पहले डोमिनेंट स्टेट था, कोई उनको लेना देना नहीं है, और होना भी नीचे को जरूरत भी नहीं, होना भी नीचे नहीं, लेकिन कोई जरूरत भी नहीं। बुद्धि में जा रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। तुमको कितना नॉलेज है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास कितने असेट्स है इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास अगर लाइबिलिटीज है और तुम्हारे पास उतने असेट्स ही नहीं है कि तुम लाइबिलिटीज पे ऑफ कर सको, तो तुम कौन है? विजय मल्ल्या इंसॉल्वेंट हो सकता है, नीरव मोदी इंसॉल्वेंट हो सकता है, सन्यासी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। अनिल अंबानी भी शायद इंसॉल्वेंट हो सकता, अभी नहीं, अभी तो बिजनेस चलेगा उसका। ऐसे भी रिलायंस को, अंबानी को टेंशन नहीं होता अगर गवर्नमेंट बीजेपी। चलो आगे बढ़ते, नहीं समझा? कॉन्विक्ट इंसॉल्वेंट। आगे मैं कोई कांग्रेस के सपोर्ट में वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि राहुल गांधी के अगेंस्ट बोला। चलो एनीवेज, कॉन्विक्ट इंसॉल्वेंट। आगे 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 कुछ लगता है नहीं? ठीक है, जाने दो, अभी अभी ठीक है, अभी नहीं बताओ। जादू नहीं, एलियन, और some people say pronounce it as alien or alien, whatever, foreigner, ऐसे कंट्री का सिटीजन। लेकिन जो कंट्री क्या है इंडिया की? एनिमी कंट्री, मतलब पाकिस्तान, रॉन्ग, चाइना रॉन्ग, तो कौन सी कंट्री? कोई भी, लेकिन हो सकती है। प्रोविजन पहले ही ब्रिटिशर्स ने रख दिया था। सोचो 1872 को अलाउ, उसके बाद 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए। तो अगर वर्ल्ड वॉर सिचुएशन आ गया तो पता है ना, कुछ कंट्रीज टोटल अपोजिट होती है, मतलब दुश्मन देश ऑफिशियली बोलेगा। तो जर्मनी एंड ब्रिटेन अगेंस्ट, तो ब्रिटेन ने लॉ बनाया ना, तो ब्रिटेन ने उसका प्रोविजन रख दिया। लेकिन अगर मोदी जी को कल लगे और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मित्रों पाकिस्तान, मुर्दाबाद नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकते, हम बोल सकते, हमको अलाउड है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकते।
बाकी एटलीस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं बोल सकते, बोलेंगे भी, भले वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मोदी जी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप कौन से साइड से हो सर? तो साइड से नहीं हो, बंदा है टैलेंट तो है, टैलेंटेड हो, ऐसे कुछ नहीं बोल देगा, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो आज की तारीख में इंडिया का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मोदी जी अगर अनाउंस करे, मतलब इंडिया अनाउंस करे, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करे कि आज से हम पाकिस्तान के दुश्मन देश, मतलब वॉर डिक्लेयर हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ऑफिशियल वॉर। वो एनकाउंटर्स होते हैं बॉर्डर पे, उरी अटैक वगैरह, वो सब नहीं, वो ऑफिशियल नहीं होता, वो ऑफिशियल नहीं होता। ऑफिशियली इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी, जैसे बांग्लादेश के टाइम की। तो उस पीरियड तक, उतने पीरियड के लिए इंडिया पाकिस्तान दोनों दुश्मन, और पाकिस्तान का कोई सिटीजन किसी इंडियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? पहले किया होगा स्टार्ट तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू। अब आतिफ असलम ने कॉन्ट्रैक्ट किया ट्रांजेक्शन, इधर कॉन्सर्ट है, आतिफ असलम और वो दूसरा कौन है जाड़िया, वो राहत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, उन दोनों को बुलाया, दोनों एक साथ आएंगे, एक साथ आएंगे, सस्ता पड़ता है ना थोड़ा, एक ही कॉस्ट कटिंग थोड़ा, तो वो एक साथ आ जाए, दोनों उधर की सिंगर पर। इंडिया पाकिस्तान में भाईचारा है दिखाने के लिए स्पेशल कॉन्सर्ट मेरी तरफ से, टिकट जोरदार, पैसा कमाऊंगा। अब सब कुछ हो गया, अभी ऐसा थोड़ी होता है कल है शो, आज प्लानिंग किया, 2-4 महीने पहले चलता है, बहुत बड़ा ग्राउंड बुक किया था। अब मोदी जी के पता नहीं मन में क्या आ गया, पाकिस्तान दुश्मन देश है, तो मैंने इमीडिएटली मोदी जी को बोला, प्रॉब्लम हो गया, बोलो तो आपने वॉर डिक्लेयर किया? हाँ, तो मैंने आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान से अभी किया था, परसों कॉन्सर्ट है। ओ पहले बोलेगा वॉर पोस्टपोन, ऐसा होगा? क्या लेना देना तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का? नहीं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, अरे क्या लेना देना, देश इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरी क्या गलती? तुम्हारी गलती जो भी हो नहीं है, नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वॉइड मतलब वॉइड, खत्म, कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं, उसके जगह पे कोई इधर से लेके आओ। आज अपना कोई ना कोई तो आ ही जाते हैं, उनके तो अनु मलिक को ले लो, कोई भी आ जाते हैं, समझ में आया? कोई भी आ जाए, सेलिब्रिटी नहीं है तो शिल्पा शेट्टी को ले लो, वैसे भी फ्री है अभी। सिंगर नहीं है, सेलिब्रिटी चाहिए, वैसे भी सिंगर नो सिंगर नहीं है, पूरा करियर देखा, छोटे थे तब से तो मूवीज थे, नहीं छोड़ो, अभी बेचारी योगा करे। अच्छा, उसके रिलेटेड भी बात करेंगे, बट विथ रिस्पेक्ट टू सेबी का केस, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ओरिजिनल जो केस है, जो ग्लैमरस केस है, उसमें कोई लेना देना तुमको गूगल पे मिल जाए। हम उस पार्ट की बात करेंगे जो अपने फील्ड से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, बाकी अपने को क्या लेना देना। तुम जो चाहिए उसमें गूगल, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, बेसिक इंफॉर्मेशन है। जो ऑफेंसेस या जो क्राइम्स या जो न्यूज अपने फील्ड से ज्यादा रिलेटेड नहीं होती, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, वो तो मसाला न्यूज है। वो पहले सुशांत सिंह राजपूत, फिर बीच में और कोई 2-4 केस है, ये सब में मैं डिटेल में नहीं जाता। उसमें बीच में मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की खुशबू आ गई, मतलब न्यूज में बताया गया, तब मेरा ध्यान उधर गया। बाकी सुसाइड हो गया, हाँ ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ता है इतना बड़ा, आउट है ऐसा कैसे बात है, रोज सुसाइड होते हैं, कभी सीरियसली लिया है? सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीरियसली ले रहा है? एक पर्सन ने डेथ हो गई, सुसाइड हो गया, जिसकी वजह से हुआ, उसको जेल में भेजो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। रिया चक्रवर्ती का मैं फैन नहीं, और हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई फाइनेंशियल क्राइम आ जाता है तो वहां पे जरूर ध्यान दो। नहीं समझा? शिल्पा शेट्टी और कौन राजकुमार, उनको सेबी का नोटिस आया था, ये तुमको ज्यादा पता होना चाहिए, ये तुमको पता होना ही चाहिए। आप फिर सर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए आया था, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है ये नहीं पता, वो पढ़ सकते,
लेकिन आया था फाइनेंशियल क्राइम के लिए, इधर अपनी नजर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? पता होना चाहिए कि ये केसेस क्या हो। वो सब छोड़ो, वो तो जो, और वो जो काम की चीजें वो नहीं बताते। न्यूज में जो ग्लैमरस है, जो मासेस को समझेगी, और जो जिनमें मासेस को इंटरेस्ट है, लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है, वही न्यूज दिखाइए। जो रियल न्यूज है वो साइड लाइन पे जाता है, हमको उसमें लेना देना होना चाहिए। Anyways, ये क्लियर है एनिमी? इसमें भी कोई तुमको विशेष टिप्पणी करनी नहीं है। बस क्वालिफाइंग टेस्ट बोल दिया कि इंडिया का आज के तारीख में कोई दुश्मन नहीं है, अगर पैदा हो जाए तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हाँ सॉरी नहीं बोल, ये हाँ ये सुना है क्या? फॉरेन एम्बेसडर्स, एम्बेसी सुना है? एम्बेसी इंडिया में यूएस की एम्बेसी होती है। अब तुमको इंडिया से यूएस जाना है तो यूएस की एम्बेसी से वीजा करवाना। एम्बेसी का ऑफिस दिल्ली में भी है और उसके ब्रांचेस वगैरह बाकी भी सिटीज में होते हैं। तो तुमको क्या ऑनलाइन भी होता है वीजा। वीजा मतलब परमिशन टू गो अब्रॉड। पासपोर्ट चाहिए वो ठीक है, पैसे चाहिए वो भी ठीक है, लेकिन वीजा भी चाहिए, परमिशन टू गो अब्रॉड इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो वहां पे जिस ऑफिस से तुमको वीजा मिलेगा वो ऑफिस इंडिया में नहीं, यूएस में नहीं, इंडिया में ही होगा। इंडिया में ही होगा, लेकिन वो होगी यूएस की एम्बेसी। तो वहां पे जो अंदर लोग रहेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो, बोलो वो इंडियंस होंगे क्या यूएस के होंगे? यूएस वही अलाउ करेंगे, इंडियंस तो अलाउ। जा भाई निकल, मत निकल, चाहिए नहीं हमको, इतना सारा पॉपुलेशन है। तुम तो सबको अलाउ करोगे रे। फॉरेन गवर्नमेंट से बंदा आएगा और वो कह रहा है कि एम्बेसडर। अब ये बंदा इंडियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब रिक्शा में नहीं बैठ सकता, ये भगवान बैठ सकता है, दुकान में जा सकता है, डेयरी मिल्क पर खरीद सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट सूट पाए नहीं कर। समझ में आ गया? अब तो बिल्कुल करेगा ना, अगर इंडिया में रहेगा तो ट्रांजैक्शन तो रोज तरीके से करेगा ही, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती। सर वो तो फ्रॉड कर लेगा, फिर क्यों करेगा भाई? अगर वो फ्रॉड करेगा तो नाम उसका खराब होगा या यूएस का खराब होगा? तो 10 बार सोचेगा। भले पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में, आज तक कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ है, एटलीस्ट मेरे नजर में ऑफिशियली पेपर में नहीं है किसी एम्बेसडर ने यहाँ पे फ्रॉड किया है। पाकिस्तान एम्बेसी से यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, ऐसा एक भी नहीं है। पाकिस्तान ने किया हो वो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के एम्बेसी में इंडिया में ऑफिस है, वहां पे कुछ ऊंच नीच किया, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं है, कोई भी इंसिडेंट नहीं है। हम लोग अन्य से गाली दो तुम पाकिस्तान, लेकिन एटोनॉम ये भी समझना चाहिए कि होता है, इकोनॉमी मेंटेन करना पड़ता है, वो सारे कंट्रीज करते हैं, पाकिस्तान भी करते हैं। एम्बेसडर क्लियर है? या फॉरेन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोला? ये तो समझा नहीं सर। मोदी जी यहाँ पे आते, यहाँ पे नहीं सर, मोदी जी बाहर जाते हैं वर्ल्ड टूर करने, जाते हैं ना, अक्सर जाते हैं ना इंडिया के बाहर। अभी आजकल कम हो गया पैंडेमिक में, लेकिन बहुत बार जाते थे। तो उनके साथ जो लोग जाते हैं, अकेले तो नहीं जाते होंगे, बहुत सारी टीम होती है और होनी भी चाहिए, तो वो तो इंडियन से होंगे। तो वहां पे भेजा है, वो प्राइवेटली गए या गवर्नमेंट ने भेजा? तो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी बाइडेन यहाँ पे आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी दुनिया घूमते, बाकी भी मिनिस्टर दुनिया घूमते। प्राइम मिनिस्टर मोदी से ज्यादा कुछ यूएस के प्रेसिडेंट ने वगैरह किए, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, समझ में आया ना? तो बाइडेन अगर यहाँ पे आ गए या पहले डोनाल्ड ट्रम्प आए थे, तो उसके साथ उनकी पूरी टीम होगी एक्सपर्ट्स की। अब जो वो लोग जो रहेंगे वो यूएस गवर्नमेंट ने भेजे, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आईपीएल में जो फॉरेन प्लेयर्स खेलने आएंगे, क्रिस गेल वगैरह, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो प्राइवेटली आए, उनको गवर्नमेंट ने भेजा। समझ में आया? तो फॉरेनर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट ने जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और ऑफिशियल पर्पस, वो नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिस गेल फ्रॉड कर सकता है। यूएस गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कभी चीटिंग नहीं कर सकता,
और अगर करेगा भी तो भी यूएस डबल भर के दे देगी। उसका नाम है रे, गुडविल है। अगर पाकिस्तान के एम्बेसी में कोई फ्रॉड हो गया और अगर पकड़ा गया तो पाकिस्तान उसका डबल अमाउंट इंडिया को वापस दे देगी, सामने से दे देगी। अगर प्रूव हो गया रिजेक्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि नाम खराब होगा और नाम इंडिया के सामने नहीं खराब होता, यूनाइटेड नेशंस में खराब होता है। ये रिस्क नहीं ले सकती ना पाकिस्तान ना अफगानिस्तान, कोई भी कंट्री ऑफिशियली। समझना है, जो इलीगल एक्टिविटीज करनी वो अनऑफिशियली करे, ऑफिशियली कभी कुछ होता ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये क्लियर है? अब पेपर में लिखना है क्या डिटेल में? नहीं लिखना, नहीं 10 बजने को बैठे होता है। लास्ट नहीं, इसके बाद एक छोटा सा कंडीशन है। पहले बताओ, कंपनीज कॉर्पोरेशन कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्या? कॉर्पोरेशन छोड़ो, हाँ या ना? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पता है ना, हो चुका है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, उसमें कोई डाउट। अब एग्जांपल समझो, फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो, किसी रिलेटिव को बूढ़े हो गए, चेस्ट पेन हो गया, सब कुछ, डोंट टेक इट पर्सनल, या ऐसे एग्जांपल हो। फैमिली डॉक्टर बोलेगा कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन ले लो, इनके पास जाओ और दिखाओ। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, उसके पास इलाज नहीं है। इसका मतलब जरूरी है क्या कि उसका इलाज नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है मेरे पास इसका इलाज नहीं है। मुंह पे नहीं बोलेगा मेरे पास इलाज नहीं, वो बोलेगा ये चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ, उनको जाके मिलो, और ऐसा ही करना चाहिए। अरे गया तो जेल में ना, नहीं कुछ नहीं होता, मुझे पता है, मैंने किया था, गूगल पे सर्च किया था, मुझे पता है, ये मेडिसिन लो, सब कुछ तो मिलता है गूगल पे, और उसको तो समझ में आ भी जाएगा। फैमिली फिजिशियन को भी सब पता रहता है, लेकिन वो बात नहीं कर सकता उसके ऊपर ऑफिशियली। तो बोलेगा कि नहीं भाई, ये हार्ट स्पेशलिस्ट का चिट्ठी ले लो और उधर जाओ। अगर उसके बाद कुछ हो भी जाता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो फिर ऑलमोस्ट सारे फिजिशियन जेल में होंगे रे, क्योंकि आते ही है ना, पहले किधर जाओगे, डायरेक्ट थोड़ी हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले फिजिशियन के पास जाते। फिर फिजिशियन बोले कि नहीं इमीडिएटली जाओ हॉस्पिटल में, तो जाना पड़ता है। अब इसका यहाँ पे क्या लेना देना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल फिजिशियन, जनरल लॉ, जो सबके बारे में बात करता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। इनके लिए एक स्पेशल लॉ, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि देखो भाई, बात सिंपल सी है, मैं तो बोलता हूँ ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये लोग छोड़ते। लेकिन कंपनीज के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारा मगजमारी है। तो बेटर यू रेफर कंपनीज एक्ट 2000। इसीलिए मैंने बोल दिया कि कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो पेपर में पूछेंगे तो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए? नो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बट यस एज पर इंडियन कंपनी। समझ में आया? फैमिली फिजिशियन का लॉजिक समझ में आया? वो मुंह पे नहीं बोलेगा कि मेरे पास उसका इलाज नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा खासम खास बंदा होगा तो वही बोलेगा। डॉक्टर अगर पहचान में होगा, अरे मेरे पास इसका इलाज नहीं है, या अगर होगा तो भी मैं दे नहीं सकता, परमिशन भी नहीं है, और मैं चाहूं तो भी नहीं देना। यू नीड अ स्पेशलिस्ट, वहां पे जाओ, उनसे बात। मैं बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन ये नहीं बोलेगा, उसको पता है दूसरा लोग में जा रहे। पक्का क्लियर? तो कंपनी या कॉर्पोरेशन की कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बट कर सकती है एज पर कंपनी। एंड लास्ट, ये इसके रिलेटेड ही है और खत्म। अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, सेम लॉजिक है, लॉजिक सेम है, लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी। अब अदर लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है? सुनो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा। स्टेशन से जाओगे तो ओरल ही होगा ना, रिटर्न थोड़ी होगा। भैया स्टेशन जा, भैया बड़े हो जाओगे, हाँ जाऊंगा, एक मिनट पेपर बाद में लफड़ा नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा।
लेकिन गाड़ी बेचनी है, ओरली बेचोगे। फ्लैट खरीदना है, ओरली खरीदोगे। लेकिन वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना सर, बिल्कुल है। तो कॉन्ट्रैक्ट ये बोल रहा है कि देखो मैं जनरल लॉ हूँ, अगर कुछ स्पेशल लॉज है जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई दूसरा लॉ है, मोटर व्हीकल्स के रिलेटेड दूसरा लॉ है, अगर वो बोल रहा है कि रिटर्न रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए तो चाहिए, उधर मेरे पास नहीं है। एचएम सर ने जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल, और मैंने मेरे टॉपिक में कोई एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया जो ऐसा नहीं कि अगेंस्ट जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो मेरे उस स्पेशल टॉपिक में किसकी सुनोगे, मेरी सुनोगे। ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होने वाला, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है या सब्जेक्ट में हो रहा है, अकाउंट्स और लॉ में होता है कॉन्ट्राडिक्शन, तो लॉ में लॉ की सुनोगे, अकाउंट्स में अकाउंट्स में सुनोगे। समझ में आ गया? यही लॉजिक। तो अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ एनी अगर है तो एग्जांपल भी दे दिया, पेपर में एग्जांपल भी देने की जरूरत नहीं है, दे भी सकते हो कि अगर इमोबल प्रॉपर्टी या लैंड परचेज करनी तो ओरल एग्रीमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू रजिस्टर योर एग्रीमेंट। क्यों? दूसरा लॉ है, कौन सा लॉ है वो जानने की जरूरत नहीं। रोडा नाम के एक एक्ट आता है लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Clear? Registration of documents act. Clear? That's it. Thank you very much. Bye. Take care. एक क्लियर है ना, पक्का? कोई डाउट? बुक देके जाओ सब लोग, इंग्लिश पढ़ तो लाया नहीं मैं। FYDC का कितना बच्चा लोग है? क्या? FYDC के भी है ना खुद, और SYDC के ना? नहीं पता। नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ जो FYDC के वहाँ के ऊपर नहीं है ना, कोई लेना का कोई नहीं है ना? सर को बोला मैंने, अरे कौन सा नाम प्लीज। आज थोड़ा